हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री है, चैप्टर है 1। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह घटना घटी तो फ्रांस में थी, लेकिन उसके बाद इसने दुनिया को एक नया सिस्टम दिया जिसे आज हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें कोई मोनार्की नहीं है ना। तो इसने मोनार्की का खात्मा किया। ये लोगों को समझने में हेल्प मिली या लोगों को समझाया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव के अपने एक अधिकार हैं जो उसे जन्म से मिले हैं और उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसने प्रिविलेजेस का अंत किया, जो खास अधिकार कुछ लोगों को दिए जाते थे जन्म से, उन अधिकारों का इसने विरोध किया और दुनिया को एक मैसेज दिया था। हालांकि ये खुद इंस्पायर्ड था अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अधीन थी, उसने अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटेन के साथ संघर्ष किया। उसमें साथ फ्रांस ने भी दिया था, क्योंकि फ्रांस का ब्रिटेन से अपनी एक दुश्मनी थी, तो उसे भी अपने दुश्मन को मजा चखाने का एक मौका मिल रहा था। तो उसने अमेरिका की पूरी मदद की उन 13 कॉलोनीज की। और फिर वो कॉलोनी जब आज़ाद हुई तो उन्होंने भी अपने संविधान में ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार, इन सब के बारे में चर्चा की। ठीक है, और जिस तरह के शासन प्रणाली के बारे में यहाँ बातचीत चल रही थी कि शासन जो होना चाहिए वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में न हो करके बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जुडिशियरी में, आपके एग्जीक्यूटिव में और क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव में। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशियरी, इनमें शासन व्यवस्था बटी हुई होनी चाहिए। शासन का मेन जो आपका क्या बोल सकते हैं पावर, वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। जनता के भी अपने ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका के संविधान में पहले से ही तय कर दिया गया था और ये अमेरिका से ही बहुत हद तक प्रेरित भी था। ठीक है, लेकिन ये अलग किस मायने में है? तो अलग इस मायने में है क्योंकि अमेरिका जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश ने जो उसको कॉलोनाइज किया था उससे उसको आज़ादी मिली थी, पर वहाँ कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था जिसे उसे ख़त्म करना था। पर फ्रेंच ने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी होती है कि हाँ, जनता ही मालिक है ना, जनता ही सरकार बनाएगी, जनता तय करेगी कि कैसा शासन व्यवस्था होना चाहिए। ये जो एक संदेश है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया को मिला और धीरे धीरे पूरी दुनिया से एक तरह से मोनार्की खत्म होने के कगार पर चली गई और हर जगह लगभग डेमोक्रेसी, जैसे कि आज के दौर में है, देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ फर्स्ट पेज में आपकी जो बुक्स की पहली पेज है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में एक हल्का सा दृश्य दिखाया गया है, एक हल्का सा नज़ारा बताया जा रहा है कि कैसा दृश्य था 14 जुलाई 1789। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इस बात को आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डेट कौन सी डेट है भैया? 14 जुलाई, ठीक है, 1789, 14 जुलाई 1789। ठीक है, ये जो डेट है, क्या कहा जा रहा है इस डेट के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, है ना। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक तरह से आप कह सकते हैं, अलार्म का मतलब क्या होता है? अलार्म मतलब चेतावनी समझ लो, या फिर एक ऐसा बना हुआ है माहौल जैसा कि मानो कुछ होने वाला है। ठीक है, एक आतंक का माहौल छाया हुआ है और किंग ने आदेश दिया है अपने सेना को कि सिटी में प्रवेश करो। ठीक है, अब जब किंग ने आदेश दिया कि सिटी में प्रवेश करो तो बहुत सारे अफवाहें फैल रही है। उसमें से अफवाह क्या फैली हुई है
कि राजा ने सेना को आदेश दे रखा है कि जाकर सिटीजन पे फायर करना है, सिटीजन पर गोलियां चलानी है। ठीक है, 7,000 मेन एंड वोमेन गैदर्ड, इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के सामने और डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे पीपल्स मिलिशिया, यानी जनता की सेना। अब सेना तो बन गई, पर बिना हथियार का सेना क्या करेगी? वो तो संख्या दिख रही है पर हथियार नहीं है, है ना? तो फिर उन्होंने क्या किया? दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। तो फिर ये इन्होंने जबरदस्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसना शुरू किया आर्म्स की तलाश में। उन्हें लगा कि वहां जरूर हथियार होंगे और हम वहां से हथियार लूटेंगे और अपनी एक सेना बनाएंगे, और राजा जिस सेना को हमें मारने के लिए, हम पे फायरिंग करने के लिए भेज रहा है, हम उससे डट के मुकाबला करेंगे। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the forest prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though they were only 7 of them. ये जो ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स थे, इन्होंने मार्च किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, एंड स्टॉर्म द फॉरेस्ट प्रिजन, और जो फोर्ट्रेस प्रिजन, स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, यानी जो किला वाला जेल था, एक बहुत महल की तरह, है ना, महल की तरह वो जेल था, बड़ा सा जेल, उस जेल पे इन्होंने हमला किया। जिस जेल का, वो जेल कहाँ है? बैस्टाइल, है ना। तो उस बैस्टाइल पे उन्होंने हमला किया एंड उन्हें आशा थी, वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डर्ड एमुनिशन, उन्हें आशा थी कि वहां उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में जो गोला बारूद होते हैं, हथियार होते हैं, वो वहां उन्हें मिलेंगे। ठीक है, और इस लड़ाई में जो बास्टाइल का कमांडर है वो मारा जाता है, जो प्रिजनर्स हैं वो आजाद हो जाते हैं। अलग बात है कि प्रिजनर्स की संख्या कम थी, वो साथी थे, पर उन्हें आजाद कर दिया जाता है। एट द बास्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. यहां क्या कहा जा रहा है? अब देखिए यहां पर क्या हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सिटी के ईस्टर्न पार्ट में प्रवेश किया। जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उस पे हमला किया, बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टाइल पे इन्होंने हमला किया। एंड दे वेयर होप, उनको आशा थी कि वहां पे बहुत सारा गोला बारूद मिलेंगे। लड़ाई हुई, लड़ाई में बास्टाइल का कमांडर मारा जाता है। बास्टाइल से लोग घृणा करते थे और घृणा की वजह थी राजा का निरंकुश शासन, द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और उसकी वजह क्या थी? राजा को अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगी, किसी से उसको लगा कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वे उन लोगों को इस किले में डाल देते थे, जो कि जेल ही था एक तरह से, और वहां बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। और यही कारण है कि लोग उस किले से घृणा करते थे। जो फोर्ट्रेस वाज डिमोलिस्ड, जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया गया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, मतलब खंडित कर दिया गया उन्हें। और फिर उसके जो पार्ट्स थे उसको मार्केट में बेच दिया गया उन लोगों से जो लोग इसके यादगार के रूप में संयोज कर रखना चाहते थे। The days that followed saw more rioting, both in the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in the France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why
डिड दिस हैपन? ये जो एक घटना घटी उसके बाद कई घटनाएं घटी, कई जगह राइट्स हुए, पेरिस में, कंट्री साइड में, गांव में। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग ब्रेड के जो दाम बढ़ गए थे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफी बाद, यानी इस घटना के काफी बाद जब हिस्टोरियन पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है बहुत सारे जो घटनाएं घटी उसकी एक शुरुआत भर थी, और ये शुरुआत ऐसी हुई कि ये खत्म कहां जाके होती है? एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। राजा को फांसी दे दी जाती है, ठीक है, उसका निष्पादन कर दिया जाता है। दो मोस्ट पीपुल एट दैट टाइम डिड नॉट अप्रिशिएट दिस आउटकम। ये जब घटना शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की जो ये घटना है, ये जब घटना शुरू हुई 14 जुलाई 1789 की जो ये घटना है, ये जब घटना शुरू हुई थी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इसका अंत राजा को फांसी देने से होगा। ठीक है, आखिर ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इन सब के बारे में आइए जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए शुरू करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। हम बात करेंगे लेट 18th सेंचुरी, सॉरी, मतलब लेट 18th सेंचुरी का मतलब हुआ कि बाद का जो 18th सेंचुरी था। अब बाद का मतलब क्या हुआ, तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 CE से लेकर के 1799 CE, यानी 1800 CE शुरू होने तक। ठीक है, तो फिर इसमें आप दो हिस्से कर दो, एक 750 कर दो, है ना, सॉरी 1750 कर दो, बीच में एक डाल दो। तो 1750 से पहले चले जाओगे तो वो अर्ली 18th सेंचुरी हो जाएगा, और इसके बाद जाओगे तो वो फिर वो लेट 18th सेंचुरी कहलाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं 1750 के बाद के समय की। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी फ्रेंच सोसाइटी 1750 के बाद के जो दौरान है, जो युग है, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बुर्बो फैमिली ऑफ किंग ascended the throne of France। 1774 में क्या हुआ, जो लुई 16वां था, जो कि एक बुर्बो फैमिली ऑफ किंग, मतलब बुर्बो फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, तो वो काबिज हुआ फ्रांस की गद्दी पर। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। तो मैरी एंटोनेट से इन्होंने शादी किया, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जब ये राजगद्दी संभाले तो खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। मैंने बताया ना, अभी शुरुआत में मैंने बात की थी कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज हैं वो ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और फ्रांस उसमें मदद कर रहा था, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानता था। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा था, और इस दौरान उससे काफ़ी जो रिसोर्सेज थे, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो खत्म हुए। एंड एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। अब ये केवल यही नहीं था, बल्कि जो वर्साइल है, उसका जो महल है, विशाल महल है, उसमें शान शौकत, पार्टियां, ठीक है, राजशाही, जो आप राजा लोग कैसे रहते हैं, तो उन सब चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च भी हो रहा था। ठीक है, और उसकी वजह से भी जो रिसोर्स, जो आपके खजाना जो था, जो ट्रेजर था, वो खाली होता चला जा रहा था। अंडर लुई 16
France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. ओके, जिसकी बात हम कर रहे थे. The war added more than $1 billion livres to debt that had already risen to more than 2 billion livres. अब लिवर जो है वो आपका फ्रांस की उस समय की जो मुद्रा है, मनी थी, उसको कहा जाता था. तो आप देख रहे हो कि इस वार में क्या हुआ था, लगभग 1 मिलियन लिवर का जो कर्ज है वो आपका फ्रांस पे आ चुका था. ठीक है, जबकि पहले से ही उस पे 2 मिलियन लिवर का ऑलरेडी कर्ज था. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं कर्ज देने वाले. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. अब नतीजा क्या हुआ? एक तो कर्ज चढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, तो इनका जो भी बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां खर्च हो रहा है? तो कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, the running government offices or universities, the state was forced to increase the taxes. अब इन सबको मेंटेन करने के लिए, है ना, कोर्ट चलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज चलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज चलनी चाहिए, आर्मी को मेंटेन करना है ना. तो इन सबको मेंटेन करने के लिए राजा के पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, और वो क्या? टैक्स को इंक्रीज करना. ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है. प्रॉब्लम आप आगे देखिए क्या है. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes. जो आपकी फ्रेंच सोसाइटी थी वो उस समय 3 स्टेट में बटी होती थी. ठीक है, वो 3 स्टेट्स कौन कौन हैं आप यहां पर देख सकते हो. यहां एक लिस्टिंग दी हुई है स्टेट्स के बारे में. फर्स्ट स्टेट जो कि क्लर्जी ग्रुप है, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी है, एंड थर्ड स्टेट में इतने सारे लोग आ जाते हैं. आप देख सकते हो इसमें क्लर्जी यानी चर्च वगैरह इन सब से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें नोबेल लोग हैं जो समाज के धनी लोग हैं, या फिर जो राज परिवार से जुड़े लोग हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें आ जाते हैं. और थर्ड स्टेट में बाकी सारे लोग आते हैं. जैसे कि आप देखो थर्ड स्टेट में भी 3 ग्रुपिंग किया हुआ है. एक बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स. यही आगे जाकर मध्यम वर्ग के रूप में उभरेंगे. ठीक है, और ये है आपके पीजेंट्स एंड आर्टिशियन. तो पीजेंट्स जो है तो उसमें मैक्सिमम पीजेंट्स के पास तो जमीन ही नहीं है, और कुछ ही के पास थोड़ी बहुत जमीन है जिसपे वो अपनी खेती करते हैं, क्योंकि लगभग 60% जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है. ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेट्स, लेबर एंड सर्वेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है. यहाँ थोड़े से पीजेंट्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है खुद के कल्टीवेशन के लिए, बट ज्यादातर जमीन पर तो इन्होंने ही कब्जा कर लिया है. ये संख्या में कम है पर इनके पास संपत्ति पे जो अधिकार है वो ज्यादा है, और ये संख्या में ज्यादा है पर इन्हें कुछ खास अधिकार नहीं दिया गया है. और सबसे बड़ी बात, जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उन्हें टैक्स नहीं देना है. टैक्स किसे देना है? इन गरीब लोगों को. यहां से बस यही टैक्स देंगे. इन्हें प्रिविलेजेस मिला हुआ है, टैक्स में छूट मिली हुई है. सो आप समझ रहे हो ना, टैक्स का बढ़ाना ठीक है, अच्छी बात है. टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, बिना टैक्स बढ़ाए गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा? लेकिन टैक्स का सारा बोझ किस पे लगा हुआ है? इन लोगों पे लगा हुआ है. इन्हें देना है टैक्स, इन्हें नहीं देना है. इन्हें तो और भी बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं जो हमें आगे पढ़ने पर पता चलेगा. देखिए यहां पर तो हम जो बात कर रहे थे कि ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, केवल जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्हें ही टैक्स पेड करना पड़ता था. द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज. है ना, जो फ्यूडल सिस्टम समझते हैं ना, जिसमें सामंती व्यवस्था, जिसको हिंदी में आप कहते हो. ठीक है, कि एक मालिक बना हुआ है और वो क्या कर रहे हैं,
मतलब टैक्सेस वसूल रहे हैं और फिर वो टैक्स वसूल के राजा को देते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था थी वहाँ सोसाइटी में। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब हम कहीं भी बुक में अगर हम ओल्ड रिजिम की बात करेंगे फ्रांस के सेंस में, तो आपको समझना है कि हम बात कब की कर रहे हैं, तो 1789 से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1789 के बाद जो शासन व्यवस्था है वो बदल जाती है और 1789 से पहले की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ और है, वो मोनार्की सिस्टम है। और फिर बाद में धीरे धीरे आपका मोनार्की होगा विद कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आगे जाकर के क्या होगा कि पूरी तरह से मोनार्की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आगे होने वाली हैं। तो जब भी हम बात करेंगे ओल्ड रिजिम, तो इसका मतलब समझना है कि बात 1789 से पहले की जा रही है। यहां पर फिगर में दिखाया गया था स्टेट्स के बारे में जो आपने देखा। तो इसमें जो फ्रेंच सोसाइटी जो है, हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा इस फिगर में आपको यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 3 स्टेट हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, मतलब चर्च वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, और सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते हैं, जैसे राजा हो गए या फिर समाज के बहुत धनी लोग हो गए, या आप कह सकते हो कि जो सेना में काम करने वाले लोग हैं वो सब आ जाते हैं। और थर्ड स्टेट में आपके आ जाते हैं बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशियन एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, के सब इसमें आ जाते हैं। इसमें ये सब ग्रुप जो है ना, सबसे कमजोर ग्रुप ये माना जाएगा। ये मिडिल क्लास वाले आएंगे। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास वाले आएंगे, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और इनके पास अच्छे रिसोर्सेज भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये ना नाराज चलेंगे। क्यों नाराज चलेंगे? क्योंकि इन लोगों को जो स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है वो इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो इसका विरोध करेंगे और आगे जाकर देखिएगा कि ये लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे और वही चेंजेस लाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात ये कर रहे थे कि यस, एक बार फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने बात पर। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पूरे पॉपुलेशन में 90% तो पीजेंट्स ही थे, समझ रहे हो ना। However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, जिसकी हमने चर्चा की थी। Okay, and the church and other rich members of the third state. 60% पे उन लोगों ने ही कब्जा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने ही कब्जा कर लिया था, समझ रहे हो ना। The member of the first two state, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. जन्म से ही इन्हें अधिकार मिल गया था। ठीक है, the most important of these was exemption from paying taxes to the state. इनको टैक्स देना ही नहीं था ना, टैक्स में इनको छूट मिल गई थी। बात समझ में आ रही है। एंड द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, प्लस इन्हें तो सामंती व्यवस्था का भी एंजॉयमेंट मिल रहा था, नहीं बल्कि एक तो टैक्स भी नहीं देना है, प्लस इन्हें कुछ रीजंस मिल गए कि हाँ भाई आप यहां से टैक्स खुद वसूल सकते हो, मतलब देंगे नहीं उल्टा ले रहे हैं, ये समझ रहे हो ना। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, है ना, मतलब ये फ्यूडल ड्यूज वसूला करते थे पीजेंट से। पीजेंट वेयर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू द वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड and to serve in the army or the participate in building roads. अब peasants को टैक्स भी देना पड़ रहा है, नहीं इन जो लॉर्ड लोग हैं ये लोग, इन लोगों की आपको सेवा भी करनी पड़ रही है, इनके घरों में इनके खेतों में काम भी करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। फिर आर्मी में भी सर लड़ाइयां होगी तो इन्हीं को भेजा जाएगा मरने के लिए। एंड टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, और जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं उसमें भी भाग लेना है, मतलब आपको अपनी सेवा भी करनी है ना, सर्विस भी देना है और पैसा भी देना है, टैक्स भी देना है। ओके, सब कुछ उन्हीं लोगों को करना है। ये लोग बस क्या करेंगे, सेवा भी लेंगे, नहीं तो सेवा और मेवा भी खाएंगे, दोनों काम करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि सेवा के बदले मेवा मिलता है, पर यहां सेवा मेवा एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। ठीक है, The church too extracted its share of taxes called आपका
टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब टाइथ करके यहाँ पे एक आपका टैक्स आता था जिसको धार्मिक कर आप बोल सकते हो, रिलीजियस टैक्स। तो ये चर्च वसूला करता था। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आप सारी चीजें दी हुई है कि लिब्रे क्या है, उसके बाद क्लर्जी ग्रुप में कौन कैसे लोग आते हैं, टाइथ क्या है और टाइल क्या है। ठीक है, तो टाइल जो है वो डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे होता है। देखो कुछ टैक्सेस तो डायरेक्ट होते हैं और कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं, है ना। जैसे आप कुछ इनकम करते हो, आज के जमाने में आप देख लो, कुछ इनकम कर रहे हो तो सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया कि हाँ भैया आपने इतना टैक्स रिटर्न किया सरकार को। ठीक है, और कुछ टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आप बस की टिकट कटाते हो, उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड रहता है। आप कोई मार्केट से सामान खरीद के लाते हो, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, उसमें ऑलरेडी टैक्सेज रहते हैं। आप कोई पेट्रोल वगैरह खरीदते हो, उसमें टैक्स रहता है। आपको लगता है हम तो पेट्रोल खरीद रहे हैं, पर आप पेट्रोल खरीदने के बहाने गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जो आपको पता नहीं चलता है कि आप टैक्स दे रहे हो, पर आप टैक्स दे रहे होते हो। ओके, तो वैसे ही उस समय भी टैक्सेस लिए जाते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक जो जिसको डायरेक्ट टैक्स को क्या कहा जाता था, टाइल कहा जाता था, और जो चर्च टैक्स वसूला करता था वो टाइथ कहा जाता था। टाइथ होता कितना था, तो ये 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 भाग चर्च क्या करता था, वो रिलीजियस टैक्स के रूप में वसूल लेता था। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें आ गई। ठीक है, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tithe and a number of indirect taxes which were levied on the articles of everyday consumption like salt and tobacco. पर डे यूज होने वाले चीजों पर भी टैक्स था, साल्ट पे भी टैक्स। आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नमक पे जो टैक्स लगता था उसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो खैर यहाँ पर भी आप देखो कि नमक पे भी टैक्स लिया जा रहा है, साल्ट पे, टोबैको पे भी टैक्स लिए जा रहे हैं। द टोबैको पर तो शायद आज भी टैक्स लगता है, नहीं टोबैको तो गवर्नमेंट मना करती है कि भैया मत खाओ कैंसर हो जाएगा, पर लोग सुनते कहाँ हैं, उन्हें तो खाना ही है। ओके, चलिए, तो इतने सारे टैक्सेस का जो बर्डन है, इतने सारे टैक्सेस का जो बर्डन है, बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस। अब जो भी फाइनेंशियल, जो स्टेट की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो टैक्स से पूरी हो रही है, और टैक्स का बर्डन किस पे है, तो थर्ड स्टेट पे, केवल थर्ड स्टेट पे है। समझ में आ रहा है ना, केवल थर्ड स्टेट पे ही टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है। यहां देखिए एक पेंटिंग बनी हुई है, इसमें ये नोबेल पर्सन है, नहीं उस समय जो नोबेल ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो हैं, और ये थर्ड स्टेट के जो पीजेंट हैं, किसान हैं वो। और इस पेंटर ने, पता है यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पर, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाद, है ना, एंड द फैट लॉर्ड sits there ready to accept it all, and he does not even care to grace him with a look. मतलब ये व्यक्ति जो पुअर आदमी है वो हर चीज लेके आ रहा है ना, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, ग्रेन्स लेके आ रहे हैं, मनी लेके आ रहे हैं, सलाद लेके आ रहे हैं, बट ये आदमी जो है इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। सब कुछ ले रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, पर ये देख नहीं रहा है ना। तो ये एक फिगर बना के यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, आई थिंक यही लिखी हुई है जो शायद यहाँ अच्छे से लिख के बताया गया है हमारी भाषा में, है ना। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में थोड़ा सा और आप नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि द नोबेल इज ए स्पाइडर एंड द पीजेंट इज फ्लाई, है ना। नोबेल जो है वो स्पाइडर है और पीजेंट फ्लाई है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो भी आर्टिस्ट था जिसने इस फिगर को बनाया था, उसने नोबेल मैन को स्पाइडर से और पीजेंट को फ्लाई से क्यों कंपेयर किया, है ना। बिल्कुल सिंपल है, जो स्पाइडर है ना वो जाल बनाया और अपने जाल पे चुपचाप बैठा है, वो कहीं जा हुआ नहीं रहा है, और जो फ्लाई है वो क्या करता है, तो वो घूम घूम के भोजन इकट्ठा करता है ना। जो मक्खियां होती है वो तो अब ऐसा नहीं कि बैठी रहेगी अपने आप उसके पास भोजन आ जाएगा, जहां जहां भोजन है भोजन की तलाश में वो जाती है, इकट्ठा करती है, खाती है, ठीक है। और ये स्पाइडर क्या करता है,
जैसे ही वो मक्खी इसके जाल पे बैठती है, ये उस पर वोमिटिंग कर देता है और उसकी जाल में वो वोमिटिंग जाल जैसा ही कुछ होता है, उसमें वो मक्खियाँ फंस जाती है और ये उसको चूस जाता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब स्पाइडर को कुछ नहीं करना पड़ता, उसका भोजन खुद उसके पास आ जाता है। और मक्खी क्या कर रही है? तो वो बेचारी तो जा के भोजन इकट्ठा कर रही है, मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर रही है ना? और ये स्पाइडर क्या कर रहा है? उस मक्खी को ही चूस जा रहा है। वही बात यहाँ पे हो रही है। समझ में आ रहा है ना? आपको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वही चीज हो रहा है। बेचारा किसान, गरीब किसान दिन रात मेहनत करके, है ना, अपना पसीना बहा के फल सब्जी अनाज ये सब इकट्ठा करता है, उपजाता है। इकट्ठा नहीं करता है, बस उपजा रहा है, यहाँ पे खेती कर रहा है उसकी, और मेहनत से जो उपजाया हुआ चीज इसको ला के दे रहा है, और ये सब ले रहा है, छोड़ नहीं रहा है, और एक बार प्यार से इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। मतलब ये भी नहीं सोच रहा है कि हाँ यार इतनी मेहनत तो इसने किया, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, नहीं, बल्कि ये उल्टा, ये तो अपना अधिकार समझ रहा है कि ये मेरा अधिकार है लेना, है ना। ये इसको दे करके कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि ये इसका एहसान माने, बल्कि ये तो इसका काम ही है। ये मक्खी है जो स्पाइडर का निवाला बनने के लिए इसको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये एक फोटो यहाँ पर उस समय के दृश्य को दर्शाने के लिए जो आर्टिशियन है उन्होंने बनाया था। अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहां सर्वाइव करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गया 1789 में। 1 मिलियन समझो 10 लाख को कहा जाता है, तो 230 लाख, 2 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 2 करोड़ 80 लाख हो गया, है ना, 1789 में। 2 करोड़ 30 लाख कब था? 1715 में, 1715 में। और 1789 में वही हो गया 2 करोड़ 80 लाख। एंड दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अब जनसंख्या बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स का डिमांड भी बढ़ जाएगा, है ना। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, अगर उस हिसाब से प्रोडक्शन हो तो नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अगर प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। एंड सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब वहां के लोगों का ना ये बहुत मुख्य भोजन था, प्रधान भोजन आप बोल सकते हो, स्टेबल डाइट था। कौन? ब्रेड, ठीक है। सबको ब्रेड चाहिए क्योंकि मेन भोजन यही है वहां पर, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है वो अब बढ़ गई है ना। बढ़ क्यों गई आप समझ रहे हो? पॉपुलेशन बढ़ा, ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, बट उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और यही वजह है कि अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रेड की प्राइस है वो भी काफी बढ़ चुकी है। मोस्ट वर्कर वी आर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, है ना। अब बहुत सारे लोग हैं मजबूरी में अब किसी के यहाँ काम करने चले गए कि भाई चलो मुझे कुछ तो काम दे दो, और जो ये वर्कशॉप है उसमें उनकी जो मेहनताना है उसको फिक्स कर दिया गया है कि भैया आपको इतना ही मिलेगा। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो मजदूरी है वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। आप देखो एक जमाना था जब मजदूर 60 रुपए 100 रुपए में एक दिन वर्क किया करते थे, उस समय महंगाई भी कम थी, सामान भी सस्ते मिलते थे। आज महंगाई बढ़ गई है तो एक एक लेबर एक दिन में जब काम करते हैं तो उन्हें 300 400 500 रुपए चाहिए। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है मजदूरी भी उस हिसाब से बढ़ जानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। अब इससे क्या हो रहा है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। लोग पहले से ज्यादा गरीब, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, है ना। जो वर्कशॉप के जो मालिक हैं वो तो सामान घाटे पे नहीं बेच रहे हैं। प्राइस बढ़ा इनपुट का तो जो बेच रहे हैं उसके प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी तो बढ़ती जा रही है, उनके पैसे तो बढ़ते जा रहे हैं, वो उन्हें महंगाई उतनी नहीं सता रही है। लेकिन जो वर्कर है वहां पे, लेबर्स हैं, काम कर रहे हैं, आप उनके वेजेस नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर मार्केट में उनको जाना है ना।
जो वेजेस मिलेंगे वो लेकर वो फिर मार्केट में जाएंगे, वहां सामान खरीदेंगे और पता चलेगा कि पहले वो जो सामान खरीद लेते थे अब वो उतने पैसे में नहीं आ रहे हैं, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब वो और ज्यादा पुअर हो गए। तो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो यहां बढ़ती हुई दिख रही है। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब इसी में सूखा पड़ जाए, ओले गिर जाए, तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना। तो फिर ये हुआ घटना, ये घटना घटी, सूखे पड़े, ओले पड़े। नहीं, जिस साल ये जो घटना घटी थी उस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज्यादा ओले गिरे थे, नतीजा खेती खराब हो गई और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। एंड क्या कर रहा है, दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हुआ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीने के लिए वो भी पूरा नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति आ जाए कि अब जीना मुश्किल हो रहा है, तो उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और ये घटना फ्रांस में अब घट रही है। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ऑलरिज्म। इस तरह की कुछ घटनाएं फ्रांस में घट रही थी। आप समझ रहे हो ना फ्रांस कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस तरह से होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने टेबल है। इस टेबल में देखो कुछ वर्ड्स, कुछ खाली जगह भी दिखाई दे जा रहे हैं, उसको भरना है। यहाँ पर बॉक्सेस जो बने हुए हैं, जो चार्ट बना हुआ है, इसमें भरना है आपको किससे? फूड राइट से, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड वीकर बॉडीज। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फूड राइट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड वीकर बॉडीज। तो अब आपको यहां पे समझना है कि इस बॉक्सेस को हम कैसे भरे। ये जो चार्ट आपके सामने है इसको आप फिल कीजिए। चलिए लिंक करते जाना है। बैड हार्वेस्ट, खेती खराब हो गई। खेती खराब हो गई तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए बताइए, इन्हीं में से सोच लीजिए। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, राइट, ये होगा। नहीं, खेती खराब हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब ग्रेन नहीं मिलेगा, तो हम यहां पे भर देते हैं स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। ओके, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन यहां पर भर देंगे। तो ग्रेन की हो गई स्कार्सिटी। अब उसके बाद क्या होगा, ये तो मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ गए। तो इसको भर देना है स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन से। हो गया, ग्रेन की स्कार्सिटी हो गई। अब जब ग्रेन की स्कार्सिटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, फूड राइस, है ना, फूड प्राइस का जो है ना वो राइज कर जाएगा, राइजिंग फूड प्राइसेस। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आता है, देखिए बैड हार्वेस्ट हुआ, उसकी वजह से स्कार्सिटी हो गई ग्रेन की, उसकी वजह से आपका फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। अब जो गरीब लोग हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अब यहां से दो बातें होगी। एक बात क्या है कि उनका शरीर वीक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आप देखो एक दिया हुआ है वीकर बॉडीज, तो शरीर उनका कमजोर हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे। तो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। और क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो हुआ कि पुअर लोग रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, और मरने वालों की संख्या में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि लोग लड़ाइयाँ शुरू कर दें, रोटी के लिए लड़ने लगे, छीना झपटी हो जाए, लूटपाट शुरू हो जाए, ठीक है। और ये सॉरी मैंने शायद गलत बता दिया, मैंने गलत भर दिया, ठीक है। इसमें भराएगा कि लोग कमजोर हो जाएंगे और फिर वहां डिजीज फैलेगी और लोग मर जाएंगे, तो फिर आपको नंबर ऑफ इंक्रीज देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर दिया हुआ डिजीज एम्पेडमिक, तो फिर आपको यहां पे भरना पड़ेगा, इसमें भरना पड़ेगा कि शरीर कमजोर हो जाएगा। और फिर यहां भराएगा कि लोग लड़ाइयां करेंगे और फिर मरेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, रोटी छीनेंगे, लूटपाट करेंगे, और फिर वहां भी डेथ, नंबर ऑफ इंक्रीज इन डेथ देखने को मिल जाएगा।
तो समझ में आया, टेबल कंप्लीट हो गया आपको। तो किस तरह से मतलब आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है, यहाँ एक समझाने की कोशिश की गई है। अब जो टॉपिक है वो है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब क्या होगा कि जो मिडिल क्लास यहां ग्रो कर रहा है, अब वो सोच रहा है, उसकी सोच है कि एंड हो जाना चाहिए क्या, प्रिविलेजेस, जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं बाय बर्थ, फर्स्ट स्टेट को, सेकेंड स्टेट को, वो खत्म होना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहे हैं, मिडिल क्लास वाले लोग। मिडिल क्लास वाले लोग कहां से उभर के आ रहे हैं, थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट में आपने देखा था कि जो रिच मार्चेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो वो लोग जो है एक नया ग्रुप समाज में उभर के आ रहे हैं। तो उनकी सोच है कि प्रिविलेजेस क्या हो जाने चाहिए, खत्म होने चाहिए। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. इन्होंने फूड और स्कारसिटी और टैक्स, फूड स्कारसिटी और टैक्स के बढ़ने का इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने पीजेंट्स ने एंड वर्कर्स ने, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज करने के लिए जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो इनके पास कमी थी। किसकी कमी थी, तो लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर। मतलब इस काम को करने के लिए जो वो चेंजेस लाना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने ठीक है रिवॉल्ट्स किया, विद्रोह किया, पर इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, कोई साधन उपलब्ध नहीं था कि ये इसको सही ढंग से हैंडल कर पाते। एंड दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम prosperous and access to education and new ideas। तो ये जो कमांड था अब चला गया किसके हाथ में, तो किसानों ने, मजदूरों ने रिवॉल्ट्स किया, पर वो सही ढंग से इसको आगे लेकर नहीं जा पाए, है ना। तो अब ये कमांड चला जा रहा है थर्ड स्टेट के पास। थर्ड स्टेट में ही, थर्ड स्टेट तो वो भी थे, थर्ड स्टेट में ही एक जो ग्रुप है मिडिल क्लास, उसके पास चला जा रहा है, जिनके जो मतलब समृद्ध हुए हैं बिजनेस वगैरह करके या फिर जैसे भी हो, और इन्होंने अच्छा एक एजुकेशन भी लिया है, सो इनके पास नए नए आइडियाज हैं। तो इन लोगों के पास ये कमांड चला जा रहा है, मतलब लड़ाई जो है ना, जो आंदोलन है, वो इन लोगों के हाथ में जा रही है, जिसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं। द 18th century witnessed the emergence of social group termed as the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of the society। अब इनके पास बिजनेस करके, जैसे इन्होंने कहाँ क्या क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया था गुड्स का, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, और ये सब खरीद कौन रहे थे, सोसाइटी के ही रिच मेंबर्स लोग। तो इनके पास इस तरह से पैसे आ रहे थे, अब ये थोड़े से समृद्ध हो रहे थे, प्रोस्पेरस हो रहे थे, ठीक है, इनके पास अच्छा खासा एजुकेशन भी था। और इस ग्रुप में मार्चेंट्स के अलावा, मार्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा वो लोग भी शामिल थे। कौन लोग, तो प्रोफेशन सच एज जो लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो प्रशासनिक सेवा में जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी इस ग्रुप में शामिल थे। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। समझ में आ रहा है ना, ये लोग का पूरा विश्वास था, इन लोग का मानना था कि प्रिविलेजेज किसी को भी जन्म से जो मिल जाता है समाज में, किसी को प्रिविलेज, वो किसी भी सोसाइटी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। रैदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन हिज मेरिट। ठीक है, इनका मानना था कि सोशल पोजीशन जो भी आपके समाज में अगर ऊंचा स्थान है तो वो आपके मेरिट के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर होना चाहिए। दीज आइडियाज
envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity to all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. मतलब ये जो आइडियाज थे कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां आजादी हो, इक्वल लॉ, सबके लिए लॉ समान हो एंड सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह के जो विचार थे, वो आइडियाज, वो कहां से आ रहे थे? तो वो आ रहे थे फिलोसोफर लोग से, जैसे कि जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के द्वारा. इन हिज टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये उनकी लिखी हुई किताब है लॉक की, और इसमें इन्होंने खंडन किया है. किस बात का खंडन किया है? तो मोनार्क के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट का. जो बातें लोग करते थे ना कि नहीं, मोनार्क को तो भाई ईश्वर ने ही राइट दे रखा है, ठीक है, गॉड से मिला हुआ राइट है कि भाई आप शासन करोगे, आप जो कहोगे वही होगा. तो इस राइट्स का, इसका विरोध किया, खंडन किया गया किसके द्वारा? लॉक के द्वारा, अपने बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में. रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड. अब रूसो ने क्या किया? इसी आइडिया को फिर आगे बढ़ाया और उन्होंने प्रपोज किया एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का ऐसा रूप जो कि बेस्ड था ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. उनका कहना था कि गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह का बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि पीपल और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल जिसको चुन के भेज रहे हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए. जैसे कि आज हम चुनते हैं ना मुखिया को, या फिर विधायक को, एमएलए को, एमपी को, तो वो सब क्या है? वो सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव है. हम उन्हें चुन के भेजते हैं कि जाइए संसद में ये बोलिएगा, विधानसभा में ये बोलिएगा, ऐसा कानून लाइएगा, इस तरह की व्यवस्था कीजिएगा. जब वो हमारे हिसाब से काम करते हैं तो ठीक है, नहीं काम करते हैं तो हम अगले इलेक्शन में उनको हरा देते हैं. तो जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक दिखे कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है पीपल के बीच और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच. रिप्रेजेंटेटिव को जाके वही काम करना है जो पीपल से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. तो स्पिरिट ऑफ लॉज, ये जो मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई किताब है, इसमें इन्होंने डिवीजन किया है गवर्नमेंट के पावर का, कि गवर्नमेंट का पावर बटा होना चाहिए. ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए. और बटा हुआ किस में होना चाहिए? तो लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका और ये विधायिका है. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है उसको लागू करवाना, और इसका काम है न्याय करना. अगर कहीं विवाद हो जाए, ठीक है, तो सही कौन गलत कौन, इसका फैसला ये जुडिशियरी यहां करती है. ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पावर इनमें बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है. तो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए. ये मॉडल आपका यूएसए में ऑलरेडी पहले से ही ये लागू कर दिया गया हुआ था, ठीक है. तो मैंने कहा था ना कि यूएसए से ही इनको प्रेरणा मिली थी. जो अमेरिका ने अपना जब संविधान बनाया तो उसने एक ऐसे ही मैसेज देने का काम किया था. लेकिन अमेरिका में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था पहले से, इसको हटा करके वहां डेमोक्रेसी लाई गई हो, पर यहाँ तो पहले से ही मोनार्की था. तो ये एक अलग है थोड़ा सा, कि नहीं, मोनार्की के अगेंस्ट जाके आप सोच रहे हो. पहले से आपके यहाँ मोनार्की है पर आप उसके अगेंस्ट में जाके सोच रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है. तो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France. अब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था और जो उसमें गारंटी दी गई थी इंडिविजुअल राइट्स की, कि हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, ठीक है, जैसे आज भी अपने संविधान में पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, तो वैसे ही गारंटी यहां दिया जा रहा है हर व्यक्ति को अपना एक. तो वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था उस समय फ्रांस के थिंकर्स के लिए, ठीक है.
उसको देख करके भी उनके दिमाग में आइडियाज आ रहे थे। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वेयर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेज। ठीक है, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वेयर डिस्कस्ड intensively in saloon and coffee houses and spread among people through books and newspapers। इन सारे आइडियाज पर सैलून में, कॉफी हाउस में, हर जगह इसकी चर्चाएं होती थी। बुक्स के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए आइडिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। एंड दीज वेर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन अ ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और इसे जोर जोर से पढ़ा जाता था। ठीक है, कहीं भी भीड़ में जब इस आइडियाज को पढ़ा जाता था तो जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते हैं वो कम से कम सुन के समझे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट generated anger and protest against the system of privileges। अब ये जो खबर फैली थी कि जो लुई 16वां है वो टैक्स बढ़ाने वाला है ताकि वो अपने गवर्नमेंट के खर्चे को मेंटेन कर सके, तो या राज्य के खर्चे को मेंटेन कर सके, ये एक अलग क्रोध, एंगर और प्रोटेस्ट जो है वो पीपल के बीच ले आया। ठीक है, प्रिविलेज के सिस्टम के विरुद्ध कि भैया एक तो हम गरीब हैं और सारा टैक्स हम ही को देना पड़ रहा है, अगर स्टेट प्रॉब्लम में है तो अब उसकी समस्या का भी हम ही समाधान करें। नहीं, और ये जो नोबेल लोग हैं, फर्स्ट स्टेट वाले, सेकेंड स्टेट वाले, ये टैक्स नहीं देंगे और उल्टा हम लोगों से ही टैक्स लेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो फ्यूडल सिस्टम के तहत किसानों से फ्यूडल टैक्स वसूलने का प्रिविलेज मिल चुका था। ओके, तो ये सारी बातें हमने आज यहां पर की हैं। कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस हैं ओल्ड रीजन के जो आपसे शेयर किया जा रहा है। ठीक है, जरा इसको पढ़िए कि यहां पे क्या कहा जा रहा है। चलिए, तो हम यहां बात कर रहे हैं कि कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस ओल्ड रीजन के यहां पर शेयर किए गए हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द जॉर्ज डाल्टन who later become active in revolutionary politics wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed his studies। मतलब 1793 में लिख रहे हैं अपने दोस्त को, और ये पीछे के वृतांत को बता रहे हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। जब इन्होंने पीछे की होता नहीं, ये याद आती है कि ऐसा ऐसा हुआ था यार मेरे साथ। तो ये 1793 में अपने दोस्त को अपने बीते हुए समय के बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आई वॉज एडुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस। मैं प्लेसिस के रेजिडेंशियल कॉलेज में पढ़ा, एंड देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैन। काफी इंपॉर्टेंट लोगों के संपर्क में ये आए। वंस माई स्टडीज एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। पढ़ाई खत्म हुई और कुछ भी नहीं था उस समय मेरे साथ। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट। एक पोस्ट के लिए, मतलब एक जॉब के लिए ये सर्च करना शुरू करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस। कोर्ट में इनके लिए जॉब पाना मुश्किल था। द चॉइस ऑफ कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट ए नोबेल। मतलब मैं नोबेल नहीं था, मैं नोबेल पर्सन नहीं था, नोबेल ग्रुप से नहीं बिलोंग करता था, इस कारण मैं आर्मी में भी जॉब नहीं कर सकता था। ओके, आई वॉज नॉट ओ नोबेल बाई बर्थ, नॉट आई डिड आई हैव ए पैट्रॉन। हमारा कोई संरक्षक भी नहीं था। एंड द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज। चर्च भी मुझे जो आश्रय है वो नहीं दे सकता था। ठीक है, चर्च भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। आई कुड नॉट बाई एन ऑफिस एज आई डिड नॉट परचेज ए सू। मेरे पास एक सू भी नहीं है। सू जैसे एक पैसा भी नहीं है, तो वैसे ही उस समय फ्रांस के पैसे को सू कहा जाता था। तो इनके पास एक सू भी नहीं है कि अपने लिए कुछ पद खरीद सके। माई ओल्ड फ्रेंड टर्न दियर बैक्स टू मी। मतलब मेरे जो पुराने दोस्त थे उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। टर्न दियर बैक टू मी मतलब अब मुझे पीठ दिखा रहे हैं, मतलब मुझसे मुंह फेर रहे हैं। राइट, एंड द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विथ एन एडुकेशन without however offering a field
वेयर आवर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड। सिस्टम इनको पढ़ा तो दिया, पर इनको मतलब वो फील्ड नहीं दिया जहां पर ये अपने टैलेंट का यूटिलाइज कर सके। तो ये अपने दोस्त को कैसे बता रहे कि देखो यार कैसे कैसे हुआ था मेरे साथ, मैं पढ़ लिख लिया पर नौकरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, और क्यों नहीं मिल रही है उसके भी उन्होंने कारण दिए। मैं आर्मी में जॉब नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं नोबेल ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हूं, मेरा कोई पैट्रॉन नहीं है, चर्च भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, दोस्त भी मुंह फेर रहे हैं, और सिस्टम उन्हें पढ़ा तो दिया पर उन्हें वो फील्ड नहीं दिया जिससे वो अपने टैलेंट का यूटिलाइज कर सके। एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन है जिनका नाम है ऑथर यंग, ये ट्रैवल कर रहे हैं फ्रांस में किस साल 1787 से 1789 तक, 1787 से 1789 तक, एंड रोड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नीज। और यहां पर उन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख रखा है अपने जर्नी के बारे में। एंड ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है जो उन्होंने वहां देखा, ठीक है, जो वहां उन्होंने देखा उस पर उन्होंने कमेंट किया है। क्या देखा उन्होंने, क्या लिखा है देखिए, वो लिख रहे हैं कि he who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slave at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the service of free and well treated man। मतलब इन्होंने कहा कि मतलब वो लोग जो कि सेवा करवाते हैं, है ना, स्लैब्स रखे हुए हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें स्लैब के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे लोग उस समय, और ये बोल रहे हैं कि उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी प्रॉपर्टी और अपने लाइफ को एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो जो बिल्कुल डिफरेंट है उस सिचुएशन से जो होता, क्या होता कि अगर आप एक ऐसे लोगों से सर्विस लेते जो आजाद होते। जैसे कि आज क्या है कि आज आप कहीं काम करते हो, कहीं पर नौकरी करते हो तो आप आजाद हो ना, आप एक टाइम पे जाते हो, काम करते हो और फिर अपने घर आते हो, अपने हिसाब से जीते हो, आपका मालिक आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस तरह की व्यवस्था के बारे में बात करें कि अगर उस तरह की व्यवस्था होती, नहीं, जहां फ्री होते लोग स्लैब नहीं होते, वो फ्री होते और उनसे वो सर्विस लेता और उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करता, तब जो व्यवस्था होती, तब जो सिचुएशन होता, उस सिचुएशन में ये लोग नहीं है। ये लोग तो पता है क्या कर रहे हैं, ये स्लैब्स के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनसे सेवा भी ले रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि एंड ही हु चूजेस टू डाइन टू द अकम्पेनमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स, मतलब वे लोग जो विक्टिम्स के कराह, मतलब जो कराह रहे हैं, दर्द से वो कराह रहा है बेचारा, और उनको दर्द में देखते हुए आप खाने का लुत्फ उठा रहे हो, समझ रहे हो ना मतलब आपके जो सेवा करने वाले हैं, आप उनको कष्ट दे रहे हो, बेचारे तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, और आप उनकी कराहने की मजे ले रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, उनको देख कर, कराहते हुए देख कर आनंद उठा रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है। शुड नॉट कंप्लेन, उन्हें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। इफ ड्यूरिंग राइड हिज डॉटर गेट्स किडनैप्ड और हिज सन्स थ्रोट इज स्लिट, मतलब समझ रहे हो, ऐसे लोगों को कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है कि अगर कहीं राइट्स हो जाए, कहीं विद्रोह हो जाए, वो स्लैब विद्रोह कर दे और विद्रोह करके उनके डॉटर्स को किडनैप कर ले, उनके बेटे का गला रेत दे, तो उन्हें विद्रोह नहीं करना, उन्हें रोना नहीं चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, मेरे बेटे का गला रेत दिया गया है। ऐसे लोगों को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये खुद किसी और के साथ बहुत बुरा बदतर व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उस समय का एक्सपीरियंस था जो इंग्लिश मैन ऑथर यंग ने यहाँ पर अपना शेयर किया है। एक एक्सपीरियंस आपने देखा जॉर्ज डाल्टन का, तो वो भी आपने यहाँ पर देखा। तो उस समय की एक लाइव इवेंट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, जो पता चल रहा है कि उस समय का समाज कैसा था। तो खैर आपने देखा फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में, अभी डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो बस उस समय की सोसाइटी का परिचय, कि उस समय का समाज कैसा था, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्यों हुआ था ये आंदोलन, आखिर मोनार्की को क्यों, मोनार्की के खिलाफ क्यों लोग इतने गुस्से में थे, नहीं, और क्यों इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे।